होटल ओबेरॉय में जब तेज ने शिल्पा को देखा तो वो अचानक ही चौंक गया था। उसे लगा राजवीर ने शिल्पा को वहां बुलाया है और यही सरप्राइज है। लेकिन तभी शिल्पा ने राजवीर का हाथ पकड़ते हुए उसे वापस लिफ्ट में धक्का दिया और कहा, भैया आप जल्दी जाइए, आपके रूम में सरप्राइज है, फिर सुबह बताइएगा सरप्राइज कैसा लगा। तेज आश्चर्य से दोनों को ही देख रहा था कि दोनों को आखिर क्या हो गया है। फिर भी मुस्कुराते हुए उसने दोनों को बाय कहा। जवाब में राजवीर ने जोर से कहा, बेस्ट ऑफ लक मेरे भाई, कल मिलेंगे। तेज सोच में पड़ गया कि आखिरकार राजवीर उसे सरप्राइज क्या देने वाला है। उसने मन में कहा, अब कल ये मुझे यूरोप भी भेज रहा है, मैं सोचता हूँ पूरी फैमिली यहाँ आएगी, इससे अच्छा उन्हें वहीं पुणे से लेकर ही निकल जाऊं। अब जब मीटिंग से भी फ्री हो गया हूँ तो तनु को फोन लगाकर बता देता हूँ। ऐसा प्लान करते हुए वो अंदर आ रहा था, तभी उसने देखा सारे बॉडीगार्ड्स उसे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए तेज को विश किया। तेज आश्चर्य से बस उन्हीं को देखे जा रहा था। फिर उसने अपने रूम का दरवाजा खोला तो अंदर हॉल में लाइट नहीं थी। उसने पलटकर बॉडीगार्ड को देखा और पूछा, ये अंदर लाइट क्यों नहीं आ रही है? मैनेजर को फोन लगाकर पूछो जरा। एक बॉडीगार्ड तुरंत वहां पर आया और कहा, सर लाइट तो है अंदर, देखिए कैंडल जल रही है, इसीलिए शायद लाइट बंद की गई है। शिल्पा मैडम और राजवीर सर ने ऐसा ही अरेंजमेंट कराया है। तेज ने आश्चर्य से देखा और कहा, यहाँ कैंडल जले हैं पर क्यों? मेरा तो बर्थडे भी नहीं है, ऐसा लगता है ये दोनों ही पागल हो गए हैं, तुम जाओ। तो जवाब में बॉडीगार्ड नीचे सर करके मुस्कुरा दिया। तेज अंदर आया तो जानी पहचानी सी खुशबू उसकी सांसों में समा गई। उसने मुस्कुराकर इधर उधर देखा और मन में कहा, क्या तनु यहाँ है? उसने अपने ब्लेजर को उतारा और एक साइड सोफे में रख दिया। फिर अपनी टाई ढीली करते हुए वो खुद से ही बड़बड़ाया, पर यहाँ तनु कैसे हो सकती है? वो तो वहाँ खंडाला में है ना? फिर उसे कहीं से पायलों की आवाज सुनाई दी तो उसने गुनगुनाते हुए एक शायरी कही, मेरी सांसों में इस कदर समाया ना कीजिए, दिले नादान की बेताबी यूं बढ़ाया ना कीजिए, आपकी पायलों की आहट बेचैन कर देती है मुझे, पहर दोपहर यूं जहन में आया ना कीजिए, निगाहें ये आपकी किसी कातिल से कम नहीं, इन हंसी आंखों से मुझे रोज तड़पाया ना कीजिए, पता होते हुए भी कि तराशी खूबसूरती हो आप, आकर ख्वाबों से आप इतनी जल्दी जाया ना कीजिए। तभी तेज के कानों में भी शायरी गुनगुनाती सी हुई लगी। हॉल से अंदर आते हुए उसके कदम वहीं पर रुक गए। वो ध्यान से उस शायरी को सुनने लगा। ये गज़ल सिर्फ तेरे लिए, दीवानी बनी भी तो सिर्फ तेरे लिए, किसी को नहीं देखेंगी अब ये आंखें, नजरें तरसेंगी भी तो सिर्फ तेरे लिए, हर सांस में याद करेंगे तुझे, ये सांस निकलेगी तो सिर्फ तेरे लिए, हर प्यार से प्यारे लगते हो तुम मुझे, मैंने प्यार सीखा भी तो सिर्फ तेरे लिए। कुछ पल के लिए तेज उस मीठी सी आवाज में गुम था। तभी उसे कुछ ध्यान आया। उसने मुस्कुराते हुए अपनी टाई निकालकर वहीं पर फेंकी और बेसब्र सा इधर उधर तनु को ढूंढने लगा। उसने मन में कहा, हो ना हो मेरी ये बेचैनी जो सिर्फ तनु के लिए होती है, और जब वो मेरे आसपास होती है मैं उसकी खुशबू से ही उसे पहचान सकता हूँ, तो इस बार मैं गलत फहमी में नहीं हूँ, वो यहीं पर है। तेज वहाँ हॉल से बेडरूम में आया तो उसने देखा पूरा बेडरूम एकदम बदला हुआ था। बेडरूम की सजावट खूबसूरत व्हाइट कर्टन से की गई थी। बेडरूम के किनारे में कैंडल जली हुई थी और बेड पर रोज पेटल से हार्ट शेप के अंदर तनु और तेज का नाम लिखा था। सारा अरेंजमेंट देखकर तेज के दिन भर की थकान गायब हो गई थी और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी। उसने इधर उधर नजर घुमाई, अभी भी उसे तनु कहीं नजर नहीं आई थी। उसने धीरे से कहा, मेरी इतनी बेचैनी बढ़ाकर आखिर तुम गई कहाँ? तभी बालकनी से होती हुई मध्यम सी आवाज फिर उसके कानों में पड़ी। वो कहता है, तुम्हारी मुस्कान मासूम है, उसे कोई बता दो मेरे मुस्कान की वजह जो वो है, उसे कोई बता दो आज मोहब्बत कमाल है, मैं या वो नहीं, उसे कोई आज बता दो खाना बनाती भी थी तो किसी अजीज के लिए ही हूं मैं। वो कहता है तुम बेहद खूबसूरत हो, उसे कोई बता दो खूबसूरत मैं नहीं, कसूर उसकी नजर का है, उसे कोई बता दो आज जो बेसब्री से ढूंढ रहे हैं मुझे, मैं उसी के दिल में रहती हूँ। तेज तनु को ढूंढते हुए बालकनी में आया। उसने देखा खूबसूरत रेड लहंगा चुनरी में तनु चांद को देख रही थी। वो मुस्कुराते हुए उसके करीब आया और पीछे से उसको अपनी बाहों में भरते हुए बोला, तुम यहाँ? मुझे यकीन नहीं हो रहा। तनु ने चांद को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तो यकीन कर लीजिए, सिर्फ आपके लिए मैं आज यहाँ हूँ। तेज ने अपना सिर तनु के कंधे पर रखकर कहा, पर इस सरप्राइज की वजह जान सकता हूँ?
कहीं तुम मेरे लिए कोई कॉम्प्रोमाइज। तनु ने तेज की ओर पलटकर उसके होठों पर अपनी उंगली रखकर कहा, प्लीज आज कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। जो कुछ भी है वो जाने कब से मेरे दिल में था। यदि आपको पसंद नहीं तो। तेज ने तनु की उंगली अपने होठों से हटाई और भवे उचकाते हुए उससे पूछा, तो क्या? तनु ने एक टेबल की ओर इशारा करते हुए कहा, तो डिनर रेडी है, आइए पहले डिनर करते हैं। तनु तेज से दूर हुई और अपना हाथ तेज की तरफ बढ़ा दिया। तेज ने भी अपना हाथ तनु के हाथों पर रखा। तनु तेज को वॉशरूम तक लाई और वहां इशारा करते हुए बोली, आप जाकर फ्रेश होकर आइए, मैं तब तक खाना निकालती हूँ। तेज ने भी तनु को शरारत से देखा तो तनु ने भी तेज को देखकर नाम में इशारा किया और कहा, आपके कपड़े वहीं रखे हैं तो जाइए और जल्दी आइएगा। तेज ने भी मुस्कुराते हुए कहा, जो हुक्म मेरे दिल की मालकिन, और वो मुस्कुराते हुए वॉशरूम में चला गया। कुछ ही पल में तेज व्हाइट कुर्ते पजामे में बाहर आ गया था। तनु उसे देखती ही रह गई। उसे फिर वही पल याद आ गया जब वो बेहोश थी और शादी के बाद तेज उसके साथ रूम में था। जब हड़बड़ी में तेज चला गया था तो अपना कुर्ता पजामा वहीं बाथरूम में छोड़ गया था। उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। हमेशा की तरह तेज उसे आज बहुत ही हैंडसम लग रहा था। बाहर आकर तेज ने तनु से पूछा, ये कुर्ता तुम्हारे पास? तनु ने मुस्कुराते हुए तेज की बात काटकर कहा, वो आप मेरे घर पर ही भूल गए थे जब हम पहली बार मिले थे और मैं बेहोश थी। मैंने उसे संभाल कर रखा था। तेज ने मुस्कुराकर तनु को देखा तो तनु ने भी तेज को मुस्कुराकर देखा। उसने तेज के लिए चेयर सरकाई तो जवाब में तेज ने भी आगे बढ़कर तनु के लिए चेयर खींची। दोनों ही टेबल में एक दूसरे के सामने बैठ गए। दोनों ने डिनर किया। तनु को एक अलग तरह की बेचैनी हो रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी उसे ये घबराहट हो रही है या फिर कुछ और है। तेज ने तनु से पूछा, इतनी बेचैन सी क्यों? तनु ने नामे गर्दन हिलाकर कहा, कुछ भी तो नहीं। तेज ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ा और उसे बेड पर बैठने का इशारा किया। एक पल के लिए ही सही तनु को घबराहट सी हो आई कि जाने अब आगे क्या होगा। उसकी इस बेचैनी को समझकर उसे दूर करने के लिए तेज ने टीवी ऑन की। तेज ने अपने बैग से एक पेन ड्राइव निकालकर टीवी में लगाई। तनु ने देखा उसमें तेज और तनु के वीडियो और कुछ फोटोज प्ले होने लगे। शादी के बाद से लेकर अभी तक के सारे फोटोज एक के बाद एक दोनों को हर उस पल की याद दिलाने लगे जो उन्होंने साथ में बिताए थे। तनु और तेज की बाहों में बाहें डालकर बैठ गए और तनु खुश होते हुए बोली, आपके पास इतनी सारी वीडियोस और फोटो कैसे आई? ये कब की है? आपने इतने सारे वीडियो बनाए कब? मैं तो ये पालक बना रही हूँ ना। ओ गॉड, मैं पहले कैसी बुद्धू की तरह काम करती थी। और ये वाली फोटो, ये तो हम प्रसाद के लिए लड्डू बना रहे थे ना। ये फोटो आपने कब खींची? तेज मुस्कुराते हुए तनु को ही देखे जा रहा था। वो बिल्कुल पहले की जैसी खुश लग रही थी। तेज ने उसे अपनी तरफ घुमाया और उसके माथे पर किस किया। तनु ने शर्माकर अपनी आंखें बंद कर ली। धड़कनों का शोर पूरे कमरे में ही सुनाई दे रहा था। तेज ने मुस्कुराकर उसके चेहरे को देखा, फिर तनु ने अपनी आंखें खोली। तेज ने प्यार से तनु के चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ा और उसके होठों की तरफ बढ़ने लगा तो मुस्कुराकर तनु ने अपनी चुनरी से अपने होठों को छुपा दिया। तेज उसकी हरकत पर मुस्कुरा दिया। ओबेरॉय होटल के 9th फ्लोर पर सुधा बेचैन सी रूम में इधर उधर टहल रही थी। वो कई बार 10th फ्लोर में जाने का रास्ता ढूंढ चुकी थी और कोशिश भी कर चुकी थी, पर इतने सारे बॉडीगार्ड को देखकर वो हाथ मसल कर रह गई। उसे तो ये भी नहीं पता चल पाया था कि तनु वहां आ गई है या नहीं। रूम के अरेंजमेंट को देखकर इतना तो यकीन हो गया था कि तनु वहां आने वाली है। तभी तेज ने शिल्पा और राजवीर से कहकर उसके लिए ऐसा अरेंजमेंट किया है। सुधा ने अपने आप से कहा, कितनी कोशिश की कि इनकी जिंदगी में ऐसे खुशनुमा पल ना आए, पर आज मैं चाह कर भी उन्हें रोक नहीं पा रही हूँ। पता नहीं वो तनु अब तक आई क्यों नहीं। मेरे आदमी इस होटल के बाहर नजर रखे हैं। जैसे ही वो आएगी मैं उसको सबक सिखाऊंगी। उसने भी मुझे दीदी कहा था और तेज को मुझसे हथियाने वाली वही तो है। बहुत देर इधर उधर टहलने के बाद उसे छोटा छतरी को फोन लगाया। छोटा छतरी ने फोन उठाया तो सुधा ने गुस्से में पूछा, मेरा काम अभी तक क्यों नहीं हुआ? वहाँ प्रीति की भी अभी कोई खबर नहीं आई। इतना पैसा लेने के बाद भी क्या तुमसे काम नहीं हो रहा है? छोटा छतरी ने भी अकड़ कर कहा, मैंने आपसे कहा था ना, छोटा छतरी जितना पैसा लेता है उससे कई ज्यादा काम करके देता है। आप बेफिक्र रहें, इन लोगों ने मुझे बहुत नचा लिया है। पर एक बात तो है, कब आते हैं कब जाते हैं कुछ पता नहीं चलता। मैंने भी अपने आदमी वहाँ दिल्ली से लेकर यहाँ काठ गोदाम तक फैला रखे हैं, तो इस बार आप बेफिक्र रहें। सुधा ने बेचैन होकर फोन रखा। फिर उसने अपने चेहरे से मास्क निकाल कर रखा और दूसरा मास्क अपने चेहरे पर लगाया। अपनी हेयर स्टाइल चेंज कर ली। उसकी आंखों की लेंस को भी चेंज कर लिया।
उसकी आंखें ब्लैक दिखाई दे रही थी। उसने वहीं बैठे बैठे अपने ड्राइवर को फोन लगाकर कहा, गाड़ी रेडी रखो, मैं आ रही हूँ। पासवर्ड याद है ना? ड्राइवर ने हाँ कहा तो सुधा भी अपने पर्स को लेकर अपने रूम से बाहर आ गई। उसने एक नजर 10th फ्लोर पर डाली। अभी भी वहां 2 काले और मोटे बॉडीगार्ड पहरा देते नजर आ रहे थे। उसने उन्हें देखकर मन में कहा, यदि बॉडीगार्ड ना होते तो मैं अभी तक तनु को मजा चखा चुकी होती। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि वो आज आई नहीं। फिर वो मुस्कुराते हुए लिफ्ट के अंदर आ गई। ओबेरॉय होटल के 9th फ्लोर पर ही शिल्पा राजवीर के गले में हाथ डालकर बोली, क्या बात है, आज तुम इतने उखड़े हुए से क्यों हो? राजवीर ने वैसे ही परेशान होते हुए शिल्पा के हाथों को अपने गले से हटाया और शिल्पा से कहा, सुधा यहीं ओबेरॉय होटल में है। अब चौंकने की बारी शिल्पा की थी। उसने राजवीर की ओर देखते हुए पूछा, क्या कहा? सुधा यहाँ दिल्ली में है और वो भी ओबेरॉय होटल में? फिर तुमने पुलिस से पकड़वाया क्यों नहीं? तुम जानते हो ना, वो जितनी खूबसूरत है उससे कहीं ज्यादा वो भाई और तनु के लिए खतरा भी है। राजवीर ने परेशान होकर कहा, हाँ मैं जानता हूँ, यदि मुझे पता होता कि वो यहाँ है तो पहले ही पुलिस को बुला चुका होता।